हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। अब आपके एग्जाम का समय आ गया है, बहुत नज़दीक है। उम्मीद है आप लोगों ने अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ का प्रीवियस ईयर 2024 के सेट 1 का कोड, जिसका कोड है 324EX, ठीक है, इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पास यहाँ एक अनसॉल्व है राजीव प्रकाशन की, इसकी हेल्प से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको इससे क्या होता है, एक पैटर्न समझ में आता है कि किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इससे एक और फायदा होता है, आपको क्वेश्चन पेपर से थोड़ा डर कम लगेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए रहेंगे तो एग्जाम में जब जाएंगे और पहली बार क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगेगी ना। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए रहेंगे तो आपको वो डर कम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आव्यूह ए और बी के क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R हैं तो ए बी का क्रम होगा। तो इसका क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा, अगर एक आव्यूह का क्रम P क्रॉस Q और दूसरे आव्यूह का क्रम Q क्रॉस R है, यानी कि यहां पर देखिए क्या देखने को मिलता है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ये बराबर है तो जो तीसरा आव्यूह हमको मिलता है C वाला आव्यूह, उसका क्रम क्या होगा, पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या गुणे दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर आता है ना। तो यहाँ पे जो तीसरा आव्यूह है उसका क्रम क्या है, P क्रॉस R है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल y स्क्वायर बराबर 4x के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पे इसने लिखा है ढाल, ढाल क्या है, बराबर है। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि चूंकि ढाल बराबर है, अगर ढाल बराबर है तो दोनों की प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि दोनों के लिए dy बाई dx क्या होगा, बराबर होगा, दोनों ही वक्र के लिए। तो पहले इस वाले से हम dy बाई dx निकालेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए मेरे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले से देखिए, इस वाले से पहले हम y निकालते हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर ये इधर जाएगा, अंडर रूट 4x, 4x का 4 का रूट बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट x, यानी कि आपका आ गया 2x टू द पावर 1 बाई 2। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx ना, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये पावर आगे आएगी 1 बाई 2, एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, एक्स टू द पावर यहां पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने क्या कहा, ये अगर आपका m1 है और ये आपका m2 है तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, m1 इक्वल टू m2, तो यहां से देखिए 1 आएगा और m2 क्या है आपका
1/√x, तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो √x इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो यहां x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2, तो आपका बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आपका पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1, फिर y वाला निर्देशांक लिखेंगे 2, आई बात समझ में, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया 1,2, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट का आपका ये ग वाला क्वेश्चन है, समाकलन इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x dx का मान है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन √1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे हम इस 1 की जगह ले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और यहां पर dx। तो यहां देखिए यहां पे एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं। तो यहां से देखिए इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां से हम क्या कर आएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, तो यहां से हम इस इंटीग्रेशन को दोनों के साथ से अलग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, कॉस निगेटिव में साइन पॉजिटिव में, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक है, ओके। तो आसान सी सवाल थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का घ, यदि सदिश 5i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे के लंब है, क्या है लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चूंकि सदिश लंब है अतः लंब होने की क्या कंडीशन होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ना। तो यहां देखिए अगर हम इस वाले सदिश को मान लें ए वेक्टर और इस वाले को मान लें बी वेक्टर और इनका डॉट प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ए डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। अब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ए आपका ये है 5i प्लस लैम्डा जे प्लस 2k, ओके, और बी वेक्टर क्या है आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके, इक्वल टू 0। तो आपने चैप्टर में जब पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू
k डॉट के, इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और i डॉट j डॉट के और k डॉट i, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना। तो इसकी हेल्प से देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट वाले यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है उसका तो 0 आ जाता है, तो उसको हम यहाँ नहीं लेंगे, ठीक है। जो सेम वाले यूनिट वेक्टर है उनका मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है तो उन्हीं को लेंगे। तो यहां से देखिए अगर i का i वाले से करेंगे तो नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 i डॉट i, ठीक। अब इसका बाकी के साथ नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 0 हो जाएंगे। फिर इसी तरह j वाला j के साथ करिए, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहां माइनस था और देख लीजिए सही है ना, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 3 लैम्डा j डॉट j, ओके, प्लस 4 2 जा 8 k डॉट k इक्वल टू 0। तो याद रखिए i डॉट i की वैल्यू हमने बताया 1 होगी, j डॉट j की वैल्यू 1 होगी और k डॉट k की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो यहां आ जाएगा 10 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 8 और 10 ऐड होकर 18 हो जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -18, माइनस 3 से यहाँ डिवाइड होगा, -18 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसर, 3 6 जा 18, लैम्डा की वैल्यू क्या आई 6, ओके। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट का अंगा वाला है, अवकलन समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फोर्थ रूट x प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर का घात है, ऑप्शन 4 दिए हैं। तो यहाँ देखिए घात निकालने के लिए यहाँ पे पहले इस फोर्थ रूट को यहाँ से हटाइए। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम फोर्थ रूट यहाँ से हटाएंगे तो ये फोर्थ रूट इधर आएगा, इसकी पावर 4 लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 इक्वल टू x प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह से हो जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि अधिकतम अवकलज वाले का घात कितनी है, क्योंकि यहाँ घात पूछा है, दो चीज पूछा जाता है घात और कोटि ना। तो यहाँ घात पूछा है तो अधिकतम अवकलज वाले की जो सबसे जो घात होती है उसी को हम क्या करते हैं, उसकी घात करते हैं। तो यहाँ अधिकतम अवकलज वाला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी घात कितनी है 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका घात 4 आएगी। अगर हमसे कोटि पूछा होता तो कोटि कितना होती, जितना अधिकतम बार अवकलज होता है डिफरेंशिएशन होता है वही उसकी क्या कहलाती है कोटि। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पे इसकी कोटि होती 2 ना। फिलहाल यहाँ पे इसमें घात पूछा है तो घात कितनी आई है 4, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 4 वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर, इसकी वैल्यू x प्लस 2 होगी यदि x नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 1 होगी यदि x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है। तो कोई फलन संतत कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों बराबर आ जाए तो आपका क्या होता है फलन संतत होता है। लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है इसका मतलब कोई इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या क्या इक्वल आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपने चैप्टर में पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 की दी हुई है 0 पॉइंट पर, तो यहाँ पे 0 पर चेक करेंगे। तो देखिए 0 के अगर लेफ्ट में चलेंगे तो x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी और 0 के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन की क्या वैल्यू रखनी है
x की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं है तो x प्लस 2 यानी कि f x प्लस 2 वाली वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करके h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे x की जगह पर, जहां पर x है वहां पे लिखेंगे 0 माइनस h प्लस 2। ओके, अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे h की जगह पर, तो लिमिट क्या है, h टेंस टू 0 है तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 2, तो ये सब 0 आएगा क्या आपका 2। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब 0 के राइट में भी जाएंगे तो x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, और अगर 0 के इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी है, x प्लस 2, यानी कि यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा f x प्लस 2। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 2। ओके, तो यहाँ से h की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए लिमिट, तो 0 प्लस 0 प्लस 2 यानी कि 2 ही आया ना। अब हम फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 0 पे इसकी निकालेंगे f ऑफ 0। तो जब फंक्शन में x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो 0 के जब इक्वल होगी x की वैल्यू तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी आनी है 1। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो क्या तीनों इक्वल आ रहा है बेटा, तो देखिए नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर इक्वल नहीं आ रही है। तो यहां से हम लिख देंगे, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन की 0 पर इक्वल नहीं आ रही, यहां 0 लिख दिए, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे अतः फलन संतत नहीं है। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरे का ख वाला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनवर्स वाले चैप्टर में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स का प्रांत कितना होता है -1 से 1, और परिसर क्या होता है -π/2 से +π/2, ठीक है। तो अगर साइन इनवर्स का परिसर -π/2 से +π/2 के बीच में होता है तो हम उस प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की वैल्यू लेते हैं ना, तो वो आपका मुख्य मान होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पे जो 7π/4 है, क्या वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। π/2 का मतलब क्या, इसका मतलब है -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए ना। तो इसे चेक करिए क्या ये इनके बीच में है। तो अगर हम यहां पर पाई की वैल्यू 180 रख के सॉल्व करेंगे तो 2 9 जा 80, तो 90 का 7 टाइम्स 630, तो ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो पहले इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहां पर सॉल्यूशन में देखिए, साइन इनवर्स साइन, अब इस एंगल को ऐसा लिखिए कि आपका जैसे आपने पढ़ा है कि 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरह से पढ़ा है ना। तो यहां पर इसको ऐसा चेंज करिए कि आपको सॉल्व करने पे 7π/4 ही आए। तो यहां देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2π माइनस π/4। तो यहां से देखिए क्या आएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 1 माइनस होगा तो 7π आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम इसे ये लिख सकते हैं। अब ये किस क्वाड्रेंट में आता है बेटा, ये आपका 360 है, 360
माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है कि नहीं। और अगर साइन निगेटिव होता है तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4। ओके, अब यहां से देखो इस माइनस को अगर हम अंदर ही लें तो यहां हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाई 4, है कि नहीं। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। अनसॉल्व में जो आंसर दिया है वो गलत है। ठीक है, उसमें बहुत से आंसर गलत दिए रहते हैं, तो आपको जो बताया जा रहा है उसे लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि हमने रीजन भी बता दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन की वैल्यू जो होती है परिसर, वो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, और ये देखिए उसी के बीच में है। क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 180/4 ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 माइनस 45। माइनस 45 डिग्री माइनस 90 से 90 के बीच में ही तो आएगी, इसीलिए ये आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर a e टू पावर x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, जहां a और b आपका क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सिद्ध करने वाली सवालों को हमेशा लगाइएगा और कोशिश करिएगा ये बिल्कुल सही लगे, क्योंकि सिद्ध करने वाली सवालों में आंसर आपके सामने होता है, सिर्फ आपको सोल्यूशन करके देना होता है सही से ना। अगर आपने इसको सॉल्व कर देते सिद्ध वाले करने वाले सवालों को, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, और यही परसेंटेज आपका बढ़ाता भी है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले सवालों को बहुत अच्छे से तैयार किया करिए। ठीक है, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सिद्ध करने वाले सवाल में देखिए लेफ्ट हैंड पर ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड पे क्या है आपका, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है और dy बाई डी एक्स है। तो पहले हम इसकी हेल्प से ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू a टू पावर x प्लस b दिया है। तो इसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन करिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर a तो कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, e की पावर x होता है ना, इसका b है, b आपका अचर है, अचर का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ e की पावर x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स। अब इसका हम लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू आई है e टू पावर x माइनस a e टू पावर x, दोनों सेम है, माइनस होके क्या हो जाएगा 0, और ये आपके किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सिंपल से सवाल थे, देखिए कितना आसान सवाल था। तो इस तरह के सवालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और गलत नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ये सवाल सब सही सही लगे, क्योंकि आंसर सामने होता है। ठीक है, जिसके आंसर सामने नहीं होते उनमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि सही है कि नहीं, लेकिन सिद्ध करने वाले सवाल में तो आंसर सामने रहता है। तो अगर आप सॉल्व करके देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। ये दूसरे का घ वाला क्वेश्चन है, अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे बेटा, हम x वाले फलन को x वाले फलन को dx के साथ और y वाले फलन को dy के साथ पहले एक साथ करेंगे, फिर उसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका देखिए सीधा सीधा है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई आएगा, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए
अगर हम दोनों तरफ समाकलन लगाएं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ना। और आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्लस पे इंटीग्रेशन सब जगह अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा कि नहीं। इसी तरह यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, और यहाँ पे इसका करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 ना। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्यूब वाला एक साथ ले रहा है, यहाँ पे ये आएगा तो y क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू ये इधर जाएगा x माइनस वाई। तो यहां से देखिए यहाँ पे x माइनस वाई आ रहा है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम x माइनस वाई के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले लें, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनको एक साथ लिख देंगे, और ये ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब यहां देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही तो होता है। अपॉन में आपका क्या है 3 है इक्वल टू एक्स माइनस वाई ना। अब इनको इधर अगर हम शिफ्ट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई, और ये माइनस भी हम इधर भेज रहे हैं, ठीक है। और ये इधर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई ये डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा इधर -3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का घ वाला, अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए, ठीक है। तो अवकलन समीकरण को हल कैसे करते हैं, यहाँ पर इसमें पहले y वाले फलन को dy के साथ और x वाले फलन को dx के साथ करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में समाकलन करते हैं ना। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए इधर ये डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा dy, और इसका x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता होगा प्लस पर इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, y आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो y क्यूब अपॉन 3 आएगा इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर भी देखिए x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और x स्क्वायर का करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आ रही बात समझ में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दौड़ में ए और बी के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमें क्या दिया है,
ए की प्रायिकता कितनी बेटा 1/3 और बी की प्रायिकता कितनी है 1/4। तो अगर दोनों लोग जीतते तो दोनों के जीतने की प्रायिकता क्या होती? तो यहां पे देखिए पहले हम निकालेंगे दोनों के जीतने की प्रायिकता पीई बराबर पीए प्लस पीबी होती, क्योंकि और यहां पे लगा है ना, इसलिए यहां पर पीए प्लस पीबी होती। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते तो 1/3 प्लस 1/4 एलसीएम लेते कितना आता 12, यहां पे आता आपका 4 प्लस 3 आ जाता आपका कितना 7/12। ठीक है, लेकिन हमको निकालनी है क्या दोनों के ना जीतने की प्रायिकता। तो यहां पे देखिए दोनों के ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पीई बार बराबर क्या होता है 1 माइनस पी ना, तो 1 माइनस 7/12 एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 7/12 यानी कि 5/12, यानी कि दोनों के ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी 5/12 होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये आपका दूसरे का कौन सा क्वेश्चन था अंगा वाला। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय कैपिटल एन पर संबंध आर इक्वल टू ए बी सच डैट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल एन तथा ए बराबर बी स्क्वायर से व्यक्त किया गया। यहाँ पे एक संबंध दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या ए बी बिलोंग्स इन आर बी सी बिलोंग्स इन आर हो तो क्या ए सी बिलोंग्स इन आर सत्य है? एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक उदाहरण मतलब एक एग्जांपल देना है और इससे देखना है क्या ये हमेशा सत्य होगा। तो यहां देखिए बहुत सिंपल सा ये सवाल है। हम पहले ये कंडीशन लेके चलेंगे कि दो युग्म है ना, दो निर्देशांक ए बी और बी सी हैं जो बिलोंग्स आर में बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे नंबर लीजिए जो इस कंडीशन को फॉलो करते हो ए बराबर बी स्क्वायर। तो यहां देखिए हम कैसे ले रहे हैं, मान ले रहे हैं माना 64 बिलोंग्स इन आर और 42 बिलोंग्स इन आर। इसका क्या मतलब, अगर ये दोनों ही युग्म आपके आर में बिलोंग करते हैं, रिलेशन आर में ना, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 16 इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर है वो इक्वल होगा सेकंड वाले नंबर के स्क्वायर के। तो यहां देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं, तथा 4 बराबर है 2 के स्क्वायर के ना। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, जैसे हमको यहां पे चेक करने क्या कह रहा है कि ए का सी से रिलेशन सत्य है कि नहीं ना, मतलब कि ए सी आर में बिलोंग्स करेगा कि नहीं। तो अगर ए और सी बिलोंग्स करता तो ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो इसका ए और इसका सी लेते हैं तो क्या आएगा 16 का इस बराबर होगा 2 के स्क्वायर के, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो यहां से आपका क्या आएगा 16,2 डज नॉट बिलोंग्स इन आर। यहां से हम कह सकते हैं अतः ए बी बिलोंग्स इन आर, बी सी बिलोंग्स इन आर
implies that AC belongs in R सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक। आप अनसॉल्व के आंसर पे मत जाइएगा, अनसॉल्व में बहुत से क्वेश्चन के आंसर गलत दिए होते हैं। आपको रीजन के साथ हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन e⁻x cos x है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए ना। तो ये देखिए आसान सा सवाल है। पहले हम यहाँ y उतार ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में e⁻x cos x, ठीक है। तो आपने बटे वाले भाग वाले का अवकलन करना सीखा होगा। क्या होता है एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नीचे वाले हर वाले के फलन का स्क्वायर कर देते हैं, फिर हर वाला फलन अवकलन अंश माइनस अंश अवकलन हर, यही होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स हर वाले का स्क्वायर करना है, तो e⁻x cos x इसका होल स्क्वायर, पहले हर वाला छोड़ते हैं e⁻x cos x और अवकलन किसका करते हैं, अंश वाले का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, फिर यहां से क्या करते हैं बेटा, अंश वाला छोड़ते हैं और हर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e⁻x cos x, ठीक है। तो यहां देखिए e⁻x cos x तो ऐसा ही रहेगा। इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि अचर है ना। फिर यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसे उतर जाएगा। अब यहां देखिए ये e⁻x cos x है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब कि गुणे वाला लगाएंगे। गुणे वाला डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या होता है एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, यही तो होता है। फर्स्ट सेकंड फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, e⁻x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, ठीक है। और नीचे आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा e⁻x cos x होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका e⁻x cos x, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x प्लस 3, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लीजिए e⁻x cos x प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस cos x, और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x अपॉन में e⁻x cos x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका होता है। तो यहां से आपका थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर देखिए
e की पावर x कॉमन हो जाएगा, वो यहाँ आगे आ जाएगा, और साइन वाला बाद में लिख देंगे, कॉस वाला पहले लिखेंगे। तो यहां से मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, थोड़ा हम इसको ऊपर इरेज कर ले रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में 2x प्लस 3, फिर यहां से माइनस e की पावर x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये प्लस वाले को आगे लिख दिए, साइन वाले निगेटिव में इसलिए बाद में लिख दिए, और अपॉन में e टू पावर x कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक। तो ये सिंपल सी सवाल थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स ई टू पावर एक्स साइन एक्स को हल कीजिए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था y वाला फंक्शन dy के साथ और x वाला फंक्शन dx के साथ करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो x का सिर्फ फंक्शन है, तो इसका हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx के साथ x का फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से आपका आ गया e टू पावर x साइन एक्स dx, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकंड चूज करते हैं, किसके हिसाब से, आइलेट के हिसाब से। आपने पढ़ा होगा ILATE। तो यहां पर देखिए इनमें से कौन सा पहले आया है, तो यहां पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री आया है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल आया है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाला आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मानकर या एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा y इंटीग्रेशन e टू पावर x साइन x dx, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं ना। इस फंक्शन को पहले हम i सपोज करके क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे ला के रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर देखिए आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और बाहर dx। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, साइन एक्स है, और सेकंड फंक्शन क्या है आपका, e टू पावर x है। तो इधर वाले के हिसाब से क्या आ जाएगा मेरा, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और बाहर क्या आ जाएगा, dx, ओके। तो यहां से हम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, e की पावर साइन एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x इंटीग्रेशन इस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x dx, ओके। अब यहां पर देखिए एक बार फर्स्ट इंटू सेकंड फिर लग जाएगा,
तो फर्स्ट फंक्शन आपका cos हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, e टू पावर x। तो यहां से क्या आ जाएगा, i sin x e टू पावर x माइनस, यहां कर्ली ब्रैकेट लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आ जाएगा, e टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और बाहर dx। ठीक है, तो यहां से हम इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स। ठीक, यहां पे देखिए कॉस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक, यहां पे माइनस ब्रैकेट, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, यहां बाहर इंटीग्रेशन था लगा दीजिएगा, e की पावर x। ओके, और क्या आ जाएगा dx। तो ध्यान देखिए ये माइनस बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन x e की पावर x माइनस, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस कॉस एक्स माइनस ई की पावर सॉरी इंटू ई की पावर एक्स, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई का एक बार और माइनस आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स dx। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन एक्स ई टू पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या माने थे हमने, i माना था, तो उसकी जगह पे हम i पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस आई। अब ये आई इधर आके ऐड होगा, 2i हो जाएगा, फिर 2 से उधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो यहां से देखिए e की पावर x कॉमन हो रहा है, e की पावर x अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x/2 साइन x माइनस कॉस x। समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा, y बराबर e टू पावर x/2 साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को f से निरूपित किया गया है। क्या e तथा f स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो यहां पर देखिए पासा है, पासे पे आपको पता है कुल संभावना कितनी होती है, 6 होती है। तो यहां पे समष्टि समुच्चय क्या आएगा आपका, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कुल संभावना होती है, क्योंकि पासे पे 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। अब पासे पे जब फेंका गया तो पहले कह रहे पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, तो 3 का अपवर्त है, तो 3 का अपवर्त का मतलब क्या है, वो संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या इसमें कौन कौन सी है बेटा, 3 है और 6 ना। तो इसका क्या है, ये समुच्चय जो है ई से प्रदर्शित है। ठीक है, फिर कह रहे हैं
और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को f से निरूपित किया है। तो सम वाली संख्या इसमें कौन कौन सी है? 2 है, 4 है और 6 है। ये आपका f हो गया ना। तो अगर हम इनकी प्रायिकता निकालें, मतलब कि 3 के अपवर्त आने की प्रायिकता, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं और कुल संभावनाएं कितनी है? 6 हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। क्योंकि आपने प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, अनुकूल संभावनाएं बटा कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावनाएं 2 है और कुल संभावनाएं कितनी थी? 6 थी। तो 2/6 हो गया, कट किया 1/3। इसी तरह हम f की प्रायिकता निकालेंगे। तो f की प्रायिकता देखिए, यहां पे अनुकूल संभावनाएं कितनी है? 3 है और कुल संभावनाएं 6 हैं। तो यहां से आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया ना। तो आगे लास्ट में आपसे पूछा था क्या E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो देखिए, कोई घटना स्वतंत्र कब होती है? जब दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि घटना क्या है? स्वतंत्र। यानी कि P E इंटरसेक्शन F बराबर P इंटू पी एफ अगर आ गया तो घटना स्वतंत्र होगी, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो घटना स्वतंत्र नहीं होगी। तो यहां पे पहले P E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। तो पहले E इंटरसेक्शन F कितना आएगा? इंटरसेक्शन मतलब आपने पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? E और F में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसे लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता जब निकालेंगे तो प्रायिकता क्या आएगी? तो यहां पे देखिए, ए इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट है, तो यहां ऊपर 1 आएगा। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6 है, तो 1/6। तो आप यहां पर ये आपका P E इंटरसेक्शन F आ गया। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या इसके इक्वल आ रहा है। तो यहां पे PE इंटू पी एफ इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ गया? 1/6। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहां से ये वाली लाइन लिख देंगे, सिंस P E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P इंटू पी एफ आ गया। अतः E और F स्वतंत्र घटनाएं हैं। ओके, तो ये एकदम आसान सा सवाल था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ना। प्रायिकता के चैप्टर वैसे भी बहुत आसान होता है, बस आपको चीजें पता हो, फॉर्मूले पता हो तो आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आकलन कीजिए y बराबर cos x टू द पावर sin x। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर फलन की घात फलन गुणे फलन या फलन भागे फलन, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम दोनों पक्षों में लॉग लेकर सॉल्व करते हैं ना। तो पहले हम इसमें लॉग लेंगे दोनों पक्षों का। फिर इसमें यहाँ एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, लॉग m की पावर n हो तो क्या होता है? ये पावर आगे आ जाती है और log m ऐसे हो जाता है ना। तो इन दोनों चीजों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या आएगा बेटा? log y इक्वल टू log cos x टू द पावर sin x। तो यहां पे देखिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये sin x क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास log y sin x log
cos x। ओके, यहां पे इनटू रहेगा, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो यहां पे देखिए आपने पढ़ा होगा log y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू, यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो यहां से देखिए 1/y dy/dx इक्वल टू, यहां पे sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले log का करेंगे तो 1/cos x आएगा, और फिर cos का करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x प्लस log cos x, और sin का डिफरेंशिएशन cos x। ओके, अब ये यहां y डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy/dx। ओके, y यहां पे क्या आ रहा है, देखिए माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस, इसको आगे लिख देते हैं cos x इंटू लॉग cos x। ठीक, यहां पे y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या थी बेटा, cos x टू द पावर sin x। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका dy/dx cos x टू द पावर sin x। ओके, ये माइनस वाला बाद में लिख दे रहे हैं और प्लस वाला पहले, तो क्या आ जाएगा cos x log cos x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी सवाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों को आता होगा इसका, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं, किसी लीप ईयर यानी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। तो आपको पता होगा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं बेटा ना, और इसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 53 रविवार होगा, यानी कि एक एक हफ्ते पर रविवार आता है, तो यहां पे हम इसको पहले 7 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 7 5 जा 35, ये 1 हो आ जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो यानी कि 52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे ना, यानी कि 52 रविवार तो इसमें पूरे पूरे आ जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 53 रविवार कैसे आएंगे। देखिए आखिरी में 2 दिन शेष बचते हैं, तो ये 2 दिन आपके कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए आपका या तो पहला दिन सोमवार पड़ेगा, दूसरा दिन मंगलवार पड़ेगा, या पहला दिन मंगलवार पड़ेगा, दूसरा दिन बुधवार पड़ेगा, या पहला दिन बुधवार पड़ेगा, दूसरा दिन बृहस्पतिवार पड़ेगा, या पहला दिन बृहस्पतिवार पड़ सकता है और अगला दिन शुक्रवार पड़ सकता है ना, और या हो सकता है शुक्रवार पड़े और दूसरा दिन शनिवार, फिर हो सकता है पहला दिन शनिवार पड़े और
दूसरा दिन आपका रविवार पड़े, और यहाँ पहला दिन रविवार पड़े और अगला दिन आपका सोमवार पड़े। तो इतनी कुल संभावनाएं हो सकती हैं। तो एक तरह से आपकी इन बचे 2 दिन में कुल संभावनाएं कितनी हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसी संभावनाएं हैं जो 53वां रविवार होने की संभावना हो। तो आप यहां देख सकते हैं सिर्फ ये 2 कंडीशन है जिसमें आपका रविवार आ सकता है, या तो पहला दिन शनिवार पड़े और दूसरा दिन रविवार पड़े, या पहला दिन रविवार पड़े दूसरा दिन सोमवार पड़े। तो ये 53वां रविवार आ जाएगा। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है बेटा, आपकी 2 आई। 7 में से 2 संभावनाएं हैं कि उसमें 53 रविवार लीप ईयर में आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता अगर हम निकालें, PE बराबर क्या आ जाएगी, 2/7, क्योंकि आप जानते हैं अनुकूल परिस्थिति बटा कुल संभावित परिस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये तो 99% बच्चों को आता ही होगा ना। तो इतना आसान क्वेश्चन ये पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए ना। तो यहां पर देखिए आपने पढ़ा होगा कि बिंदु ABC तथा दिक अनुपात अल्फा बीटा गामा से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x - a अपॉन में अल्फा इक्वल टू y - b अपॉन में बीटा इक्वल टू z - c अपॉन में गामा। ये होता है ना। तो अगर हमको बिंदु और दिक अनुपात पता हो तो हम रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बिंदु तो आपको दिया है, बिंदु क्या क्या है, बिंदु है आपका 5 2 -4 ना, यानी कि ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। दूसरा हम दिक अनुपात देखिए यहां से निकालेंगे, जो आपको स्थिति सदिश दिया है 3i + 2j - 8k। तो यहां से दिक अनुपात क्या आएगा, दिक अनुपात आ जाएगा आपका 3 2 -8। ij के जो गुणांक हैं वही आपके क्या होंगे, दिक अनुपात होंगे। तो यहां से समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x - a अपॉन अल्फा y - b अपॉन में बीटा और z - c अपॉन में गामा। तो x - a की वैल्यू कितना बेटा, हमने कहा ये आपका ABC है और ये आपका क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो बस पुट कर दीजिए, x - 5 अपॉन में 3 y - 2 अपॉन में बीटा 2 और z यहां देखिए माइनस है और ये माइनस फिर आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गामा की वैल्यू कितना है, -8। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस सवाल, ये बहुत आसान सी सवाल है, आपने पढ़ा होगा। एक चीज यहाँ पर यूज होगी, जैसे ए वेक्टर इन क्रॉस बी वेक्टर है, तो अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, बी क्रॉस ए करते हैं, तो ये क्या आता है, निगेटिव में आता है ना। तो बस इसी की हेल्प से यहाँ पर हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले इस ए वेक्टर का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस ब्रैकेट के आगे जो वेक्टर है उसका अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस इसका यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस इसी तरह यहां भी करिए, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी लगाइए, वो वाली प्रॉपर्टी लगाएं। देखिए इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ए क्रॉस बी ना। अब देखिए कहीं पे ए और बी और कहीं है, तो यहां पे देखिए ए बी यहां पे आपको दिख रहा है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, फिर अब इसको लेते हैं ए क्रॉस सी वेक्टर ना, तो देखिए कहीं ए और सी और है, तो यहां पर है, और इसका रिवर्स करेंगे तो यहां पे माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहां देखिए बी क्रॉस सी ले अगर हम, तो इसका ये लास्ट बी और सी वाला है, तो इंटरचेंज करेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा बेटा, माइनस बी क्रॉस सी वेक्टर। तो यहां से देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एक प्लस में एक माइनस में कैंसल, ये भी कैंसल, और ये भी आपका क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0। ठीक है, तो ये सिंपल सा सलूशन था इसका। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 और b बराबर समुच्चय 1 4 5 से संबंध r क्या है, छोटा है हो, तो r से संबंधित क्रमिक युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमको देखिए a से b r परिभाषित है, तो r में क्रमिक युग्मों का समुच्चय बनाना है। ठीक है, तो आपको कहां से कहा, a रिलेटिव b, ये बनाना है। a से b में रिलेशन बनाते समय क्या, कैसे क्रमिक युग्मों को लेना है, पहला अवयव जो लेना है वो a से लेना है, और बाद वाला अवयव b से लेना है। ठीक है, और ये कंडीशन ध्यान रखनी, छोटा है मतलब पहला अवयव बाद वाले अवयव से छोटा होना चाहिए। तो इसमें कैसे अवयव आएंगे, तो देखिए अगर हम पहला अवयव a से ले 1, तो वो b के किन किन अवयव से छोटा है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये 4 और 5 से छोटा है b के अवयव से, तो यहां पे इसका क्रमिक युग बनेगा 1 4 1 5। ठीक, फिर आगे इसका दूसरा अवयव ले 2, तो b के किन किन अवयव से छोटा है, तो 4 5 से ही है, तो इसका 2 क्रमिक युग्म बनेगा 2 4 2 5। ठीक, फिर इसी तरह 3 का ले, तो 3 का भी बनेगा 3 4 3 5 ना। अब 4 अगर हम लेंगे तो 4 किससे छोटा है, b के अवयव के, तो 5 से छोटा है, तो 4 5 बनेगा। ठीक है, और 5 से तो बनेगा नहीं, ये वाली कंडीशन छोटा वाली ना। तो a से b में जो संबंध का समुच्चय है क्रमिक युग्मों का, वो ये हो गया। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक, इसमें फिर पूछा तथा b से a तक संबंध को परिभाषित कीजिए। तो पहले b से a का देखिए,
बी रिलेटिव ए इक्वल टू, पहले क्रमिक युग्मों का समुच्चय निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए पहला अवयव बी से लेना है और बाद वाला अवयव ए का लेना है। तो क्या आएगा बेटा, अगर हम पहला अवयव 1 लें तो ए के किन किन अवयव से ये छोटा है, तो आप कहेंगे सर ये 2 3 4 5 इससे सबसे छोटा है 1, तो इन सब के साथ इसका क्रमिक युग्म बनेगा 1 2 1 3 1 4 1 5। ओके, फिर बी का अगला अवयव ले रहे हैं 4, तो वो ए के किस अवयव से छोटा है, 5 से ना, और 5 तो किसी से छोटा है नहीं ए के अवयव से, तो इसका क्रमिक युग्मों का समुच्चय ये बना। इसको अगर परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रमिक युग्म ए बी इस प्रकार है कि ए लेस देन बी, जहां ए बिलोंग कर रहा है सेट बी में और बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। आगे बात समझ में कि नहीं। तो इस तरह से इसका ये सलूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए बराबर इतना समीकरण ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई को संतुलित करता है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको इस वाले कंडीशन को लेकर सॉल्व करना है और फिर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ना। आपको ट्रांसपोज निकालने आता होगा ना। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, तो या आप कह लीजिए स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, ट्रांसपोज आ जाता है। तो यहां ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश, तो यहां देखिए क्या आएगा, स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में लिखिए 0 x x। ठीक, फिर यहां पर देखिए पहले एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। यहां पर 2y है, ठीक है, x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब सही है। तो पहली स्तंभ को हमने पंक्ति में बदल दिया, दूसरे स्तंभ को भी पंक्ति में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y y माइनस वाई। ठीक, तीसरी स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो z माइनस जेड जेड। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अब हम इस समीकरण को लेते हैं a ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। तो यहां वैल्यू रख दीजिए, a ट्रांसपोज क्या है 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। ठीक, ए क्या है आपका, ये है आपका ए, क्वेश्चन में दिया है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड। ठीक है, और यहां पे देखिए यहां पे जो आव्यूह का क्रम है वो 3 क्रॉस 3 है, तो यहां पे जो इकाई आव्यूह वाला मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी 3 क्रॉस 3 का लिखेंगे, यानी कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो अब इसको इधर यहां पे आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई गुणा सीखा होगा, कैसे करते हैं। पहले आव्यूह की एक पंक्ति लेते हैं, दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभ में गुणा करके जोड़ते हैं, फिर इसी तरह दूसरी पंक्ति लेते हैं, फिर दूसरे आव्यूह के सभी स्तंभ में गुणा करके लिखते हैं। इस तरह से करते हैं ना। तो आइए करते हैं यहां पर। तो यहां देखिए पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर रहे हैं दूसरे आव्यूह के, तो यहां पे करेंगे तो 0 इंटू 0
0 आएगा, प्लस लगाएंगे, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x का इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो यहां 0 का इससे करेंगे तो 0 प्लस x का y से करेंगे तो एक्स वाई और इस x का इस y से करेंगे तो माइनस एक्स वाई, है कि नहीं। फिर अब इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करिए तो 0 का पहले z से होगा तो 0 प्लस x का इस z से होगा तो माइनस एक्स जेड आएगा, तो माइनस एक्स जेड आएगा तो यहां प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इस x का इस z से होगा तो प्लस एक्स जेड। ठीक। इसी तरह इस दूसरी पंक्ति का दूसरे अवयव के सभी स्तंभ में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें होगा 0 में तो प्लस y का इससे होगा वाई एक्स और फिर माइनस जेड का इससे माइनस y का इससे होगा x से तो माइनस एक्स वाई। ठीक है। फिर इसी तरह यहां पर दूसरे स्तंभ में करिए 2y का 2y में होगा तो 4y स्क्वायर, y का y में होगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस y का माइनस y में होगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसी दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करिए तो क्या आएगा, 2y का z में होगा तो 2yz, इस yz का यहां पे होगा तो माइनस वाई जेड और इस माइनस वाई का जेड में होगा तो माइनस वाई जेड। ठीक है। लास्ट में तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभ में करिए इसी तरह। पहले स्तंभ में करेंगे जेड का 0 में 0 आएगा, फिर माइनस जेड का एक्स में करेंगे माइनस जेड एक्स आएगा, फिर यहां पे जेड का एक्स में होगा तो प्लस जेड एक्स आएगा क्योंकि दोनों प्लस में। सेम इसी तरह दूसरे स्तंभ में करिए तीसरी पंक्ति का तो जेड का करेंगे यहां पर 2yz, माइनस जेड का यहां करेंगे माइनस जेड वाई, इसका यहां करेंगे माइनस जेड वाई। ठीक है। फिर इसी तरह तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करिए तो जेड का जेड में करेंगे जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड में करेंगे प्लस जेड स्क्वायर और जेड का जेड में करेंगे प्लस जेड स्क्वायर। यहां पे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। अब यहां से देखिए यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर एक्स एक्स ऐड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये सब पूरा क्या क्या आ जाएगा 0 0। ठीक है। यहां पे भी देखिए एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कुल मिलाकर कितना आ गया 6y स्क्वायर। और यहां पे देखिए 2yz प्लस में है और ये दोनों ऐड होके कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2yz आ जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहां पे देखिए zx माइनस में zx प्लस में कैंसिल, 2yz और ये प्लस में ये दोनों माइनस में तो ये पूरा कट जाएगा। यहां पे देखिए जेड स्क्वायर तीनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा तो 0 0 और 3z स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। अब इक्वल में जो है वही लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो ये हो गया। अब जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर संगत अवयव को बराबर करेंगे तो
पहला वाला अवयव इसके बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर एक्स स्क्वायर मिलकर 2x² आ रहा था ना। हाँ, तो यहाँ पे 2x² = 1 आएगा, तो x² बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा ±1/√2। तो x की वैल्यू आ गई ±1/√2। इसी तरह 6y² बराबर इसके होगा 1 के, तो यहां से y² बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1/6, तो y बराबर ये स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ±1/√6। ठीक, तो इसी तरह आपका z वाला हो जाएगा 3z² = 1, क्योंकि ये वाला इसके बराबर होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा z² बराबर 1/3, तो z बराबर ±1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x y z का मान आ गया। तो बहुत अच्छी सवाल थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x के सापेक्ष y बराबर x⁴x प्लस cos x⁴tan x का अवकलन कीजिए ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको कि फलन की घात फलन, फलन गुणे फलन, फलन बटा फलन, इस तरह का अगर फंक्शन आता है तो उसको लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस आ गया है, प्लस आ जाने पर इसको हम सीधे और लॉग लेके नहीं कर पाएंगे, इसको हम अलग अलग लेकर करेंगे ना। आपने वैसे पूरी किताब पढ़ी होगी, चैप्टर पढ़ा होगा अवकलन वाला, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा ना। हम मान के चल रहे हैं कि आप बेसिक चीजें आप जानते हैं ना, यहाँ तो हम सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करें, तो क्या आ जाएगा dy/dx = d/dx x⁴x प्लस d/dx cos x⁴tan x। ओके, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमको यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, पहले अलग अलग, फिर हम इसे जब निकाल लेंगे तो यहाँ समीकरण 1 में लाके वो वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। पहले हम मान लेंगे, मानना u बराबर x⁴x। ठीक, अब यहाँ दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा log u = यहाँ देखिए लॉग लेंगे तो ये घात आगे आ जाएगी x × log x, क्योंकि अभी पिछली क्वेश्चन में हमने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी से पावर क्या होती है आगे आ जाती है। तो यहां से अब इसको क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/u du/dx = यहां फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, यहां u डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा du/dx u, यहां पे देखिए अवकलन करिए x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया बेटा d, u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू क्या थी x⁴x, तो x⁴x अपॉन dx = x⁴x। यहां देखिए क्या आ रहा है, ये 1 से 1 x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका मान हम बाद में रखेंगे। इसी तरह इसको भी हम मान लेते हैं,
v माना v बराबर cos x टू द पावर 10x। तो यहां पे भी दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग v, और लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा tan x इंटू लॉग cos x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे, यहां पे आ जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा tan x डी बाई डी एक्स लॉग cos x प्लस लॉग cos x डी बाई डी एक्स tan x। ठीक है, यहां v डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू v ब्रैकेट में tan x इंटू लॉग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/cos x आ जाएगा, और cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस sin x प्लस लॉग cos x, और tan का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, हम इधर इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए क्या आएगा, अगर हम यहां पे v की वैल्यू पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स टू द पावर tan x इक्वल टू कॉस x टू द पावर tan x। ब्रैकेट में देखिए यहां पे क्या आ रहा है, देखिए ये माइनस को हम आगे ले लेंगे, साइन अपॉन कॉस आपको पता होगा tan होता है, और tan का tan में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक, और यहां पे क्या आ रहा है सेक स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। तो समीकरण 2 और 3 से इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वहां रखिए तो क्या आंसर क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है ये बेटा x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x प्लस इसकी इस चीज की वैल्यू ये आई है cos x टू द पावर tan x ब्रैकेट में ये माइनस वाला बाद में लिख दे रहे, प्लस वाला पहले, तो यहां क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ी लंबी सवाल थी, वैसे ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का है, तो थोड़ी लंबी सवाल तो देंगे ही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अवरोध क्या क्या है आपके, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8,
3x प्लस 5y ग्रेटर देन आई इक्वल टू 15, x ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 ना। ये आपका रैखिक प्रोग्राम वाले चैप्टर से है, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इन अवरोधों के अंतर्गत जो समीकरण दिए हैं आपको एक टेबल बनाकर ग्राफ बनाना होता है। फिर ग्राफ में आपका एक कॉमन एरिया आता है, उस कॉमन एरिया में जो आपके बहुभुज के कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनके पॉइंट निकालकर यहाँ पे रखकर देखते हैं किस पर इसका मान न्यूनतम आता है। देखिए क्या प्रोसेस है। देखिए पहला हम ये वाला समीकरण ले रहे हैं x प्लस वाई, यहाँ पे अभी इक्वल की साइन लेकर टेबल बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू यहाँ से अगर हम निकालें तो 8 माइनस वाई आएगा ना। तो इसको टेबल अगर यहाँ बनाएं तो x y की डिफरेंट वैल्यू पे x की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हमको ज़्यादातर ऐसी वैल्यू निकालो जब x की ऐसी वैल्यू आए कि y 0 आ जाए और y की ऐसी वैल्यू रखिए कि x 0 आ जाए। अब बीच की एक दो वैल्यू आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम y की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 माइनस 8 क्या आएगा 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पर अगर हम y 0 रखते हैं ना तो y 0 रखेंगे तो 8 माइनस 0 क्या आएगा 8 आएगा x की वैल्यू। अब बीच में भी एक दो वैल्यू आप रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम रख दे रहे हैं y की वैल्यू में आप 4 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला समीकरण ले रहे हैं, इसी तरह उसे भी सॉल्व करेंगे। x प्लस 5y ग्रेटर देन, हटा दीजिए अभी, y इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये इधर जाएगा 15 माइनस 5y और 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है, तो यहां से एक टेबल फिर बनाएंगे x और y में। तो यहां देखिए y की ऐसी वैल्यू पुट करिए कि x की वैल्यू 0 आ जाए। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 5, तो y की वैल्यू क्या पुट किया हमने 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस 5 0। ठीक है, फिर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, या ये तो हो गया, y की वैल्यू 0 पुट करें, तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, और एक दो ऐसी वैल्यू पुट करिए। ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो, इसको सॉल्व करने पर 15 से बड़ी वैल्यू दे। तो यहां पर एक वैल्यू हम रख ले रहे हैं, जैसे 2, या ऐसा रखते हैं 6 रख लेते हैं। ठीक है, तो 6 रखेंगे यहां पर, तो देखिए क्या आएगा 5 माइनस 5 इंटू 6 बाई 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 माइनस 10 आएगा, तो यहां आ जाएगा -5। ठीक है, तो यहां -5 ना। तो देखते हैं ये कंडीशन वैसे फॉलो करती है कि नहीं। अगर हम यहाँ -5 और 6 यहाँ पे रखें तो 15 से बड़ा वैल्यू आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं। यहाँ रखेंगे 5, x की वैल्यू -5 तो -15 आ जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका कितना 15, तो इक्वल आ रहा है, तो सही है। तो ये वैल्यू भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, हमने 2 टेबल बना लिया। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में इन सभी कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जो है
आपकी 8 तक गई है ना। तो हम यहाँ पे ये देखिए आपका मूल बिंदु है 0 0, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब देखिए यहां पर इधर की वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेनी है। तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेंगे तो वो यहां से लेकर इधर की साइड की आएगी सब ना, तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। और y की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर लेनी, तो y की वैल्यू यहां पर इधर से होगी, यहां से लेकर इधर की साइड होगी। आ रही बात समझ में? तो इन दोनों के लिए ये आपका एक्सिस आएगा, ये प्रथम चतुर्थांशी आएगा, ठीक है जो। अच्छा अब यहां पर इन सब पॉइंट को लोकेट करते हैं, पहले इसके लिए देखते हैं क्या आएगा। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, ये वाला पॉइंट हमको कहां मिलेगा, x की वैल्यू 0 आपको पता होगा y एक्सिस पे मिलती है हमको, और ये x एक्सिस है, तो यहां पे आपको मिलेगा 0,8, ठीक है। अब इसी तरह इसका देख लेते हैं 8 और 0, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0 हमको कहां मिलेगी, x एक्सिस पे मिलेगी, ये 8 और ये 0। रुकिए इंक डाल लेते हैं। तो यहां देखिए 8,0 आपको कहां मिलेगा, x एक्सिस पर, ठीक है। और 4 4 आपको कहां मिलेगा, यहां पर देखिए x एक्सिस पर यहां पर 4 और y एक्सिस पर यहां पे 4, ये मिलेगा आपको 4,4। तो इसकी अगर हम यहाँ ग्राफ पे खींचे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आती है, ठीक है। तो यहां पर ये किसका ग्राफ है आपका, इसका x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए इसमें हम चेक करते हैं कि ये किधर का एरिया आएगा, इसमें कवर होगा अगर ये वाली कंडीशन है लेस देन आर इक्वल टू 8 की। तो इसको हम कैसे पता करते हैं, इसमें हम लोग x और y की जगह पर 0 0 पुट करते हैं। अगर 0 0 पुट करने पर वो कंडीशन फॉलो करती है जो यहाँ पे दी है तो वो 0 की तरफ एरिया लेता है, और अगर वो फॉलो नहीं करती है तो वो मूल बिंदु के दूसरी तरफ मतलब लाइन के दूसरी तरफ का एरिया लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे पुट करें x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 0 है, सॉरी 8 है, तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो 0 8 से क्या है, छोटा होता है ना। तो 0 अगर 8 से छोटा होता है तो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ इधर की तरफ का एरिया आएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर इस लाइन के मूल बिंदु के तरफ का एरिया लिया जाएगा, ठीक। और ये भी कंडीशन लगानी है, x एक्सिस के ये वाली लिमिट इधर पॉजिटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो ये पूरा एरिया इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि अवरोध यहाँ पे यही दिया है। अब इसी तरह दूसरे वाले के लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 हमको कहाँ पे मिलेगी, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 होती है। नेक्स्ट है 5 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 आपको कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 0, ओके। और -5 6, -5 इधर का हमको एरिया लेना नहीं है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। तो यहां से अगर इन दो पॉइंट को हम मिलाएं तो ये आपकी लाइन आएगी, ठीक है। तो ये किसकी लाइन है आपकी, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 की, ठीक है। अब इसमें भी देखिए वही चीज चेक करेंगे, ये कौन किधर का एरिया लेगा,
पहले x और y किस में 0 पुट करिए, जैसे 3x प्लस 5y ग्रेटर देन i इक्वल टू 15 है, x और y की वैल्यू 0 पुट करिए तो 15, तो यहाँ 0 आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन फेल हो गई, 0 ना तो 15 से बड़ा होगा और ना ही 15 के बराबर होगा, तो ये दोनों ही कंडीशन फेल हो गई। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मूल बिंदु की तरफ ना लेकर लाइन की दूसरी तरफ का एरिया आएगा, यानी कि इधर की एरिया आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जितने भी अवरोध लिए थे उन सबको हमने यहां पे लगाया ना, इसका आया इधर मूल बिंदु की तरफ का एरिया, इसका आया मूल बिंदु के दूसरी तरफ का एरिया, ये दोनों हमने लगाया, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन यानी इधर पूरा ले गए और वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर लेंगे, तो यहां पे जो कॉमन एरिया आया वो ये वाला आया, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक आपका बहुभुज बन के निकल के आया है ना। तो इन बहुभुज के यहां पे देखिए ये बहुभुज, ये और ये ना। अब इन बहुभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमको देखिए पता है कि नहीं, तो हमको सब पता है। इस शीर्ष का निर्देशांक है 0,3, इसका है 0,8, इसका है 8,0 और इस शीर्ष का निर्देशांक क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा है 5,0, ठीक है। अब इन्हीं शीर्षों के निर्देशांक पर हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ एक और टेबल बनेगा, यहां हम लिखेंगे बिंदु और यहां पे लिखेंगे z बराबर x प्लस 3y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु ले रहे हैं 0,3 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 त्रिक का 9 और 0 तो 9 आ जाएगा। दूसरा वैल्यू ले रहे हैं 5,0, तो 5,0 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करिए 5 और ये 0 हो जाएगा तो 5 आएगा। अगला 8,0 पे निकालेंगे तो देखिए x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ 8 आएगा। फिर इस वाले पे निकालिए तो 0, 8, तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, यहाँ 8 रखेंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और ये तो 0 है तो 24 आएगा ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूनतम मान बताइए इस समीकरण का न्यूनतम मान। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम मान कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है न्यूनतम ना। तो यहां से हम लिख देंगे बिंदु 5,0 पर z बराबर कितना था, x प्लस 3y का न्यूनतम मान 5 है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 5th का लास्ट क्वेश्चन है, रेखाओं r इक्वल टू i प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के और r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए ना। तो यहां से देखिए आपको दो स्थिति सदिश के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ओके। तो ये अगर फॉर्मूला याद है तो आप यहां से a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां देखिए ये जो स्थिति सदिश पहला वाला दिया है इसको सपोज कर ले रहा है r1 i प्लस जे प्लस लैम्डा
2i माइनस जे प्लस के। ओके, तो यहां से इसको तुलना करेंगे। R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, मेरे पास A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, I प्लस जे, और B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहां देखिए लैम्डा के साथ ये लगा हुआ है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। ओके, तो ये B1 आ गया। इसी तरह आप इससे आप A2 और B2 की वैल्यू निकाल लेंगे। R इक्वल टू क्या दिया है, 2i प्लस जे माइनस के कैप प्लस यू म्यू 3i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो इसको कंपेयर कर लेंगे। R2 इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा बेटा, A2 वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस j माइनस k कैप। ओके, और आपका B2 वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, B2 वेक्टर आ जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 2k। ओके, तो आपको देखिए फॉर्मूले में आप देख रहे हैं B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 की जरूरत है, तो उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले में लाकर रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए B1 क्रॉस B2, इसका डिटर्मिनेंट से निकालेंगे I कैप J कैप K कैप ना। तो B1 में देखिए I J K के गुणांक क्या है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। ओके, और B2 में गुणांक क्या है, 3 माइनस 5 2। ठीक, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे। I यहां से ये रो कॉलम छोड़ देंगे, माइनस 2 माइनस माइनस 5 आएगा। ओके, माइनस जे, यहां देखिए इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, फिर प्लस के कैप, के का रो कॉलम छोड़ेंगे तो माइनस 10 माइनस 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 3 आएगा। ठीक है, यहां माइनस माइनस बाद में प्लस हो जाएगा। तो आपका B1 क्रॉस B2 वेक्टर कितना आ रहा बेटा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 जाएगा 3i, ये 1 आएगा आपका, तो माइनस j, और ये माइनस माइनस प्लस 3, 10 में से 3 जाएगा माइनस 7, तो माइनस 7 के हो जाएगा आपका। तो इसका हम मॉड में निकाल ले रहे हैं, B1 क्रॉस B2 का मॉड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 1 प्लस 49, और आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 59। ओके, अब हमको चाहिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 कर लीजिए। तो देखिए A2 आपका ये है और A1 आपका ये रहा, तो A2 में से A1 देखिए 2i में से i जाएगा तो i आएगा। ठीक है, और j में से j जाएगा तो कट जाएगा, फिर माइनस के, यहां तो k है नहीं तो माइनस के ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, d इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितना आई थी, 3i माइनस j माइनस 7k,
3i माइनस जे माइनस 7k। ओके, और a2 माइनस a1 की वैल्यू कितना आई है आप देख सकते हैं यहां पर i माइनस k। ओके, अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 अंडर रूट 59। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका, i का i में डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 होगा, 3 1 जा 3, j तो है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, और k का k में होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 59। तो 7 और 3 कितना आ जाएगा बेटा, 10 अपॉन अंडर रूट 59। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो देखिए सवाल थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको समझ में आ जाएगा इस सवाल में करना क्या है, कैसे क्या क्या निकालते हैं, वो तो आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।